हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लासेस में हमने यूनिट 1 कवर कर दी थी। सो आज मैं यूनिट 2 के टॉपिक्स करवाऊंगी और फिर इसके बाद में जब ये मैं अपने नोट्स शेयर करने के बाद जो मेरी बुक में जो इनके बारे में दिया हुआ है वो भी शेयर करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेफिनेशन, कॉजेज, प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था तो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे ताकि मैं आपका ये पूरा जो इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटी सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट करवा सकूँ और फिर इसके बाद में जाके पेपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर में वो शेयर कर सकूँ। ठीक है, सो आप घर पे भी पढ़ लेना। सो पहली चीज़ में ये दे रखा है कि लोकोमोटर की डेफिनेशन क्या है। ये हमें पता है कि इट रेफर्स टू अ कंडीशन दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू मूव, वॉक और यूज देयर लिम्स। सो ये उनकी मूवमेंट से रिलेटेड है, चलना फिरना उनके लिम्स से रिलेटेड है। जैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकता है पैरालिसिस, डिफॉर्मिटीज, डिसेबिलिटी अफेक्टिंग बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, ये सब। और वही हमें पता है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वही होता है जिसमें 40% से जिनकी लाइक एटलीस्ट 40% अगर वो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है तो उसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसके कॉजेज दिए हुए हैं कि किस वजह से ये राइज होते हैं। पहले कॉन्जेनाइटल कॉजेज लाइक विच इज प्रेजेंट एट द बर्थ, जन्म के दौरान जो चीज़ें हैं वो जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बर्थ इंजरीज, ये सब तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ तो घर पे इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। ये मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगी। मैंने डिटेल्स में आपको पहले जो वीडियोज़ है उसमें डायग्राम के साथ भी आपको ये समझा रखा है। फिर है अक्वायर्ड कॉजेज जैसे इन्फेक्शंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इंजरीज, क्रॉनिक कंडीशंस। इन्फेक्शंस मतलब जैसे पोलियो होता है तो इट कॉजेज द डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमारे जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है जो कि लाइक ब्रेन में जब कुछ डैमेज हो जाता है तो उससे रिलेटेड मूवमेंट्स नहीं हो पाती। फिर इंजरीज जैसे बर्थ के एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब जिससे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो दैट ऑल्सो कम अंडर दी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। फिर क्रोनिक कंडीशंस जो समय के साथ और बेकार हो जाती हैं जैसे अर्थराइटिस हो गया, ये सब तो आप पढ़ लेना। इसमें टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज दे रखा है। पोलियोमाइलिटिस विच इज पोलियो ओनली, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसको आप रीड कर लेना अपनी तरफ से। जैसे पोलियो में दिया हुआ है एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसकी वजह से अगर पोलियो के लाइक इंजेक्शन वगैरह नहीं देंगे समय पे तो उससे क्या हो सकता है, आगे जाके पैरालिसिस हो सकता है, मसल वीक हो सकती हैं। सेरेब्रल पॉल्सी में इट्स लाइक अ ब्रेन इंजरी, ठीक है, एंड इट्स नॉट प्रोग्रेसिव, यानी कि समय के साथ ये बिगड़ती नहीं है एंड इट अफेक्ट्स दी पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, ये सब चीज़ें हैं। फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इट्स अ जेनेटिक कंडीशन और ये प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है, मोबिलिटी और इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करती है। फिर इसकी प्रिवेंशन यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू, मैटरनल हेल्थ केयर, फिर एक्सीडेंट से बचना और अवेयरनेस फैलाना, यानी कि लोगों को जागरूक करना, ये सब। फिर इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस है जैसे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी यानी कि रैम्प्स वगैरह, एलिवेटर्स, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर असिस्टिव डिवाइसेज जैसे व्हील चेयर प्रोवाइड करनी चाहिए, क्लचेस, ये सब। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स यानी कि उनके अनुसार जो है टीचिंग जो प्लान्स वगैरह बनाते हैं उनको मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। फिर पीयर अवेयरनेस यानी कि जो उनके साथ के जो बच्चे हैं सबको लाइक एजुकेट करना चाहिए कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर मैनेजमेंट में आ जाता है कि किस तरीके से मैनेज करा सकते हैं। जैसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे कि फिजियोथेरेपी होनी चाहिए टू मेंटेन द मोबिलिटी, प्रिवेंट मसल कोऑर्डिनेशन, कुछ ऐसे कुछ है। फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होनी चाहिए, लाइक इट्स ऑल अबाउट द मेडिकल टर्म्स कि उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, जो भी उनको थेरेपी की जरूरत है वो सब। फिर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं ताकि जो उनकी स्किल्स जा चुकी हैं उनको वापस लाने में मदद कर सकें। फिर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, जैसे व्हील चेयर हो गए, कंप्यूटर असिस्टेड डिवाइसेज हो गई, ये सब। फिर कम्युनिटी सपोर्ट जैसे एनजीओ से, गवर्नमेंट स्कीम से फाइनेंशियली उनको प्रोवाइड करो, उनको ट्रेन करो, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग ताकि उनको स्किल्स मिल सके, ये सब। तो ये सब हमारा किसमें था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। ओके, नाउ वी विल कवर विजुअल इम्पेयरमेंट, जो कि हमारे लाइक दो क्राइटेरिया होते हैं इसमें, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, सो विजुअल इम्पेयरमेंट हमारे आते हैं ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि लाइक रिफर्स टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजन, यानी कि नाम से पता चल रहा है लाइक देखने से जब अच्छे से देख नहीं पाते हो तो उससे रिलेटेड ये इशू है कि आपसे अच्छे से लाइक चीज़ें दिख नहीं रही हैं, साफ नहीं दिख रही हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। ठीक है, फिर इसमें से ब्लाइंडनेस होता है और एक लो विजन होता है। ब्लाइंडनेस मतलब या तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है या फिर बहुत ही कम दिखता है। लो विजन में आपको कम दिखता है बट इतना भी कम नहीं दिखता है, यानी कि लाइक विजुअल एड से जैसे स्पेक्स हो गए या फिर लेंसेज हो गए, उनकी मदद से वो चीज़ों को देख सकते हैं। इनकी कुछ कुछ कंडीशंस भी हैं, मैंने साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको समझ आ रहा है तो। लाइक इट्स अ विजुअल एक्विटी लेस देन 6/18, 20/6, 230/60 और 10/200 स्नेल। ये लो विजन का कैटेगरी मतलब उसकी कंडीशंस दे रखी हैं। ब्लाइंडनेस की भी कंडीशंस दी हुई हैं, वो भी बुक में से डिटेल में पढ़ लेंगे हम, नीचे भी लिखा हुआ है वैसे मैंने उसका। ब्लाइंडनेस की कंडीशन RPWD के अकॉर्डिंग है कि इट्स डिफाइंड एज अ विजुअल एक्विटी ऑफ लेस देन 6/60 स्नेल इन द बेटर आई इवन विद द बेस्ट पॉसिबल करेक्शंस, यानी कि प्रॉपर करेक्शंस करने के बाद भी जो उनकी आई साइट है वो 6/60 से ऊपर नहीं जा रही, यानी कि बस 6/60 ही है। या फिर और एक और कंडीशन इसकी ब्लाइंडनेस की 20/200 स्नेलन। लो विजन में 10/200 स्नेलन था, इसमें 20/200 स्नेलन है। ओके, और इसमें क्या बोला है कि ब्लाइंडनेस में फील्ड ऑफ विजन कितना है, सेंटर ऑफ विजन इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री या फिर उससे बहुत कम। ओके, और जो लो विजन है उसके में 10 डिग्रीज होता है, ठीक है, 10 डिग्री से कम। फिर इसके कॉजेज बता रहे अगेन, इसमें वही कॉज है कॉन्जेनाइटल कॉजेज, यानी कि जो बर्थ के टाइम पे जो कंडीशन है या तो जेनेटिक कंडीशन है या फिर बर्थ इंजरीज के दौरान जो ऑप्टिक नर्व और ब्रेन पे कुछ इंजरी हो गई है जिसकी वजह से उनकी आईसाइट जा चुकी है। फिर अक्वायर्ड कॉजेज यानी कि जो कॉजेज उनको लाइक बर्थ से नहीं है लेकिन लेटर लाइफ में जाके उनको मिल गए हैं, वो लाइक एक्सीडेंट से या कैसे भी, जैसे उसमें कॉजेज दिए डिजीज, कैटरेक्ट्स हो गए हैं, ग्लूकोमा हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, बहुत सारे नाम दे रखे हैं। फिर इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जैसे मीजल्स हो गया, ट्रैकोमा हो गया। फिर इंजरीज हो गए जैसे ट्रॉमा टू द आईज और हेड। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गए विटामिन ए की कमी से। तो ये सब हमारा उन्होंने कॉजेज बता रखा है। फिर इसमें टाइप्स दिए हुए हैं इसके, जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, अभी हमने ऊपर पढ़ाई है।
सो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन एज वेल। फिर प्रिवेंशन है कि इसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आपके रेगुलर आई चेकअप होने चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको अपनी आइस रेगुलरली चेक करवानी चाहिए, ये देखने के लिए कोई ऐसी कंडीशन अराइज ना हो रही हो, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा। फिर इम्यूनाइजेशन लाइक वैक्सीनेशन होती है इनकी भी, डिजीज जैसे मीजल्स की है, अगर वो नहीं लेंगे प्रॉपर टाइम पे तो उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर अच्छा खाना खाना चाहिए, यानी कि विटामिन ए रिच आपको चीज़ों को अंदर लेना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स यानी कि लाइक आपको स्पेक्स पहननी चाहिए जिनकी लाइक ग्लासेस प्रोटेक्टिव हो यूवी रेस से, इन सब चीज़ों से, ताकि आपके आगे जाके कोई आई इंजरी ना हो। और अवेयर करना चाहिए लोगों को हाइजीन के मतलब अपना ख्याल रखने के लिए और इन्फेक्शन से बचना चाहिए। दैट्स ऑल। फिर एजुकेशनल इंप्लीकेशंस में जैसे एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, यानी कि जिनको नहीं दिखाई देता उनके लिए ब्रेल सिस्टम होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए प्रिंटेड, और जो ऑडियो रिसोर्सेज लाइक जिनसे वो सुन के पढ़ सके वो होना चाहिए। फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जैसे स्क्रीन रीडर्स हो गए, यानी कि जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको पढ़ भी रहे हैं ताकि जो ब्लाइंड है उनको सुनाई देके वो समझ सके क्या लिखा हुआ है। फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, टेक्टाइल लर्निंग टूल्स हो गए हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम होगा, टीचिंग एड्स होंगी उनके अकॉर्डिंग जो ब्लाइंड है, यानी कि जिनको कम नहीं दिखता या फिर ब्लाइंड है, और ट्रेनिंग फॉर टीचर्स को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए ताकि वो ऐसे लोगों को अच्छे से पढ़ा पाएँ। फिर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स बनने चाहिए, ओके, लाइक जो भी बच्चों की नीड्स है उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्लान्स। फिर है मैनेजमेंट में मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, कैटरेक्ट की सर्जरी, ग्लूकोमा या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो इन सबके मेडिकल जो भी नीड्स हैं उनको देखना चाहिए क्या ज़रूरत है उन्हें। फिर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं, मोबिलिटी ट्रेनिंग इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ वाइट केन्स और गाइड डॉग्स, जिसमें दिया कि मतलब जो उनकी वो स्टिक्स टाइप नहीं होती जिसको वो लेके चलते हैं वो, और या फिर गाइड डॉग होना चाहिए ताकि उन्हें डायरेक्शन दिखा सके। वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उनकी जो जॉब रिलेटेड स्किल्स है वो डेवलप हो सके। असिस्टिव डिवाइसेस जैसे ऑप्टिकल एड्स लाइक मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोपिक लेंस, ये सब। नॉन ऑप्टिकल एड्स लाइक टॉकिंग वॉचेस, ब्रेल डिस्प्लेज, ऑडियो बुक्स, ये सब। फिर काउंसलिंग सपोर्ट मिलना चाहिए उनको, उनकी फैमिली से, उनके जो पीयर ग्रुप है या फिर उनके आसपास जो लोग हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। फिर कम्युनिटी इंक्लूजन्स हैं, उनको भी लाइक जो उनके राइट्स हैं उनको भी लाइक एम्प्लॉयमेंट के राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो भी एक इंक्लूडेड फील करें एनवायरमेंट में। ओके, सो ये सब हमारा था विजुअल इंपेयरमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हियरिंग इंपेयरमेंट के बारे में। हियरिंग इंपेयरमेंट में हमारे डेफनेस होता है और हार्ड ऑफ हियरिंग होता है। सो ये अगेन इसमें वही कंडीशन है जैसे विजुअल इंपेयरमेंट में ब्लाइंडनेस और लो विजन था, इसमें हमारा पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ यू नो। ओके, सो हियरिंग इंपेयरमेंट में हमारे दो हैं, जिसे बिल्कुल नहीं सुनाई देता या फिर बहुत कम सुनाई देता है, दैट इज पार्शियल हियरिंग या फिर डेफनेस। सो ये भी हम देखते हैं अभी आगे, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो डेफनेस इज लाइक सीवियर और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वेयर हियरिंग एड्स और एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस मे नॉट हेल्प इफेक्टिवली, यानी कि डेफनेस मतलब बहुत ही एक सुनने की क्षमता जो है वो बहुत ही कम है, या तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता या फिर बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता है, कि जहाँ पे हियरिंग एड्स और जो भी सुनने की जो डिवाइसेस होती है वो भी मदद नहीं कर सकती। हार्ड ऑफ हियरिंग में लाइक उनको कम सुनाई देता है लेकिन वो इंप्रूव हो सकता है हियरिंग एड्स वगैरह लगाई जाए तो, ठीक है। और इसमें अगेन भैया RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला है उन्होंने कि 60 dB या फिर 70 dB अगर दोनों कानों में है तो वो क्या कहलाता है हमारा, अभी हमारे पढ़ेंगे, इनकी कंडीशंस दे रखी थी हियरिंग लॉस में हमारा। जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ। इसमें अगर 91 dB से ज़्यादा होता है तो इट्स प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। ओके, लेट मी जस्ट जूम इट आउट। अगर 91 से होता है 91 dB तो इट्स मीन्स प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। ओके, अगर 71 से 90 के बीच में है तो इट्स सीवियर, ठीक है, इट्स सीवियर। और इससे नीचे अगर 56 से 70 है तो ये मॉडरेट होता है, और अगर इससे नीचे है तो या तो माइल्ड है या फिर बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। देन फिर हमारे इसमें कॉजेज दे रखे हैं, अगेन इसमें भी भैया बर्थ के टाइम पे कॉन्जेनिटल कॉजेज, जेनेटिक फैक्टर्स, हेरिडिटरी है, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गई या फिर इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब। फिर एक होता है एक्वायर्ड कॉजेज जैसे इन्फेक्शन से मिल गया या फिर नॉइज एक्सपोजर हो गया, एजिंग के साथ समय जैसे लोग एज करते आगे तो तब भी हो सकता है, या फिर ट्रॉमा है या फिर ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस हैं, दीज ऑल आर द कॉजेज। फिर है हमारी टाइप्स में हमारे कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या बोलता है कि प्रॉब्लम इन द आउटर और मिडल ईयर विच प्रिवेंट्स साउंड फ्रॉम रीचिंग द इनर ईयर, यानी कि ये आउटर बाहर वाले हिस्से में या फिर बीच वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो हमारा ईयर का जो अंदर वाला पोर्शन है, इनर ईयर है, वहाँ तक साउंड नहीं ट्रैवल कर पाती है। सो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? इट इंक्लूड्स ईयर इन्फेक्शंस, फ्लूइड बिल्डअप, ईयर वैक्स ब्लॉकेज, ये सब इसके रीजंस हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इट्स द डैमेज टू द इनर ईयर कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व, इफ दैट्स द करेक्ट आई डोंट नो। सो इट्स लाइक जो इनर ईयर है उसमें डैमेज हुआ है जिसकी वजह से जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच पा रही है, और ये किसकी वजह से हो सकता है? एजिंग की वजह से हो सकता है, नॉइज एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर्स है उसकी वजह से। और मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन, यानी कि वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंडक्टिव का भी और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का भी। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रीनेटल केयर, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप्स होनी चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना आ जाए जैसे रूबेला है, या फिर अवॉइडिंग ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और समय पे वैक्सीनेशन होनी चाहिए जैसे अगेंस्ट डिजीज लाइक मीजल्स, मम्स, मेनिंगिटिस, तो इन सबकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। फिर हियरिंग प्रोटेक्शन है जैसे यूजिंग ईयर प्लग्स और इयरिंग मफ्स ताकि जो नॉइस है वो अंदर ट्रैवल ना कर सके और आपकी कोक्लिया को हार्म ना पहुंचा सके। और ट्रीटमेंट होना चाहिए पहले ताकि अगर कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं तो वो ना हो, और जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस भी अगेन वही, एक्सेसिबल कम्युनिकेशन, इसमें साइन लैंग्वेज भी लाइक अगर सबको नहीं तो एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों को साइन लैंग्वेज में आना चाहिए ताकि जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनको ये फील हो कि यस दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कम्युनिटी, तो उनके लिए लोगों को लाइक कोशिश करके उनको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, और जो डेफ पर्सन होते हैं वो लिप रीड कर सके उनको ये सिखाना चाहिए, और उनको रिटन में भी कम्युनिकेशन सिखानी चाहिए। स्पीच थेरेपी ऑल्सो शुड बी देयर फॉर चिल्ड्रन हु कैन डेवलप, लाइक जिनके चांसेस है बोलने के तो उनको स्पीच थेरेपी भी करवानी चाहिए। फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, लाइक जिनकी हियरिंग एड से मदद हो सकती है तो उनको हियरिंग एड्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट्स होने चाहिए। सो दीज ऑल कम्स इन द असिस्टिव टेक्नोलॉजी। देन इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जैसे टीचर्स को पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू
और रिटन जिस पे लिखा हो उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बैकग्राउंड नॉइस कम से कम होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से फोकस करके सुन सके। फिर स्पेशलाइज सपोर्ट यानी कि टीचर्स ट्रेन इन स्पेशल एजुकेशन और साइन लैंग्वेज, यानी कि टीचर्स को जो है पहले से खुद पता भी होना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें खुद भी साइन लैंग्वेज पता होनी चाहिए। फिर इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स बनने चाहिए, लाइक जो हर एक बच्चे उनकी नीड्स अलग होती है तो उनके अकॉर्डिंग उनकी एजुकेशन प्लान्स बनने चाहिए। पीयर में अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि ताकि जो उनके साथ जो लोग बैठते हैं वो सपोर्टिव हो और वो पढ़ने में मदद कर सके। फिर अगेन इसके मैनेजमेंट में हमारे मेडिकल इंटरवेंशन आते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर सच एज कॉक्लियर इम्प्लांट्स और रिपेयर ऑफ ईयर ड्रम परफोरेशन, से सब हमारा मेडिकल वाला ही है, इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो बेसिकली सोल्यूशन बताया गया। और ऑडियोलॉजिकल सर्विसेज हैं, ठीक है। फिर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जैसे थेरेपी हो गई है, लिप रीडिंग हो गई है, ऑडिटरी ट्रेनिंग हो गई है, ये सब। फिर असिस्टिव डिवाइसेज हैं, हियरिंग एड्स, कोक्लियर इम्प्लांट्स, ये सब। कम्युनिटी एंड फैमिली सपोर्ट, दिस ऑल कम्स अंडर द मैनेजमेंट। लाइक इतने डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है, इफ यू रीड ऑन योर नोट तो आपको समझ आ जाएगा। अब बात करेंगे हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में। सो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर भी हमने पहले पढ़ चुका है, सो वील जस्ट क्विकली रीड दिस एज वेल। स्पीच डिसऑर्डर इट्स लाइक डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स करेक्टली और फ्लुएंटली, और प्रॉब्लम्स विद द वॉइस, जैसे स्टटरिंग हो गया, लिस्पिंग हो गया, होर्सनेस हो गई है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। क्योंकि साउंड्स को प्रोड्यूस करने में जो दिक्कत आती है, लाइक आप प्रॉपर्ली साउंड्स नहीं बोल पाते। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था डॉग का, तो वो डी पे लाइक बहुत ज़्यादा फोर्स डाल रहा है, डी, सो इट्स लाइक स्टटरिंग। सो अच्छे से जो साउंड्स उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स अ स्पीच डिसऑर्डर, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर में इट्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग स्पोकन, रिटन और अदर लैंग्वेज फॉर्म्स, यानी कि आपको समझने में भी दिक्कत है और फिर आप उसको बोल भी नहीं पा रहे हो, लिख भी नहीं पा रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन टाइप बैरियर समथिंग है, तो इट्स कम्स अंडर द लैंग्वेज डिसऑर्डर। जैसे लिमिटेड वोकैबुलरी है, इनएबिलिटी टू फॉर्म सेंटेंसेस हैं, तो दिस ऑल कम्स अंडर लैंग्वेज डिसऑर्डर। सो दीस डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन। फिर इसके कॉजेज बताया वही सेम, कॉन्जेनिटल कॉजेज एंड एक्वायर्ड कॉजेज। कॉन्जेनिटल कॉजेज जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है, जैसे कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट पैलेट, ये सब हमारा इसमें आ गया। फिर ब्रेन डैमेज हो गया, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी, अगेन ये भी इसके अंदर बता रखा है उन्होंने। फिर एक्वायर्ड कॉजेज जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, स्ट्रोक है, ट्रोमैटिक कुछ चीज़ हो गई है, ब्रेन इंजरीज हो गई है, तो ये कम्स अंडर एक्वायर्ड कॉजेज। फिर हियरिंग लॉस है विच अफेक्ट द स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंटल डिलेज है, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, एएसडी, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। साइकोसोशल फैक्टर्स है, इमोशनल ट्रॉमास, नेग्लेक्ट और लैक ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज। फिर इसकी टाइप्स दे रखे हैं हमें, स्पीच डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। स्पीच डिसऑर्डर्स में हमारे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स आ गए, लाइक कुछ साउंड्स को फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग सर्टेन साउंड्स। फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स में जैसे स्टटरिंग आ गए, क्लचिंग आ गया, हकलाना, वो हमारा फ्लुएंसी में आ गया, फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हो। वॉइस डिसऑर्डर्स में हमारे जैसे अबनॉर्मल पिच है, यानी कि या तो बहुत ही तेज बात करें फिर बहुत धीरे, तो वॉइस प्रोडक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर हमारे हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, इसमें कम्स द रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी कि आपको जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, लाइक जो कन्वर्सेशन चल रही है आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में कि आप अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को लोगों तक समझा नहीं पा रहे हो, लाइक उनको अपने थॉट्स आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। फिर मिक्स रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर में लाइक इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप लोगों को समझ भी नहीं पा रहे हो और आप अपने थॉट्स भी उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये दोनों तरफ से कम्युनिकेशन बैरियर्स है, ठीक है। फिर इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगेन वही है प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो मदर है उसको अपना ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए ताकि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो। फिर एक हियरिंग हेल्थ है, जैसे कि अगर डिटेक्ट हो जाता है पहले हियरिंग लॉस, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, ट्रीटमेंट है, वो सब करवानी चाहिए ताकि स्पीच डिलेज ना हो, ये सब। टाइमली डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, यानी कि रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए ताकि पता लगाए जैसे कि कैसे कोई स्पीच या लैंग्वेज डिले तो नहीं है। फिर पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों से जितना हो सके उतना कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं अपने आप को ओपनली पेरेंट्स के सामने बता सके कि उनके अंदर जो थॉट्स हैं वो क्या है। सो इट विल यानी कि उनको एक एनकरेजिंग एनवायरमेंट मिलेगा, वो अपने थॉट्स को ईजिली बता पाएंगे, ठीक है। फिर अवॉइडिंग वोकल अब्यूज़, यानी कि उनके सामने कोई ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि वो थोड़े सहम जाए या फिर कुछ भी, यानी कि उनके सामने गलत चीज़ें यानी कि वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन फिर एजुकेशनल इंप्लिकेशंस, जैसे इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, यानी कि हर एक बच्चों की नीड्स अलग होती है, तो उनको अकॉर्डिंगली उनको स्पीच थेरेपी मिलनी चाहिए। फिर यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, जैसे फ्लैश कार्ड्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, वीडियोज़ हो गई, यानी कि अगर वो वर्ड फॉर्मेशन में उनको दिक्कत आ रही है, फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उनको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, उनको पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू चीज़ों को समझाना चाहिए। फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे स्पीच जनरेटिंग ऐप्स है, कम्युनिकेशन बोर्ड्स हैं, तो उसकी मदद से उन्हें समझाना चाहिए। फिर क्लासरूम मॉडिफिकेशन है और इनकी मॉडिफाई करना चाहिए क्लासरूम को। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी कि जो एक स्टिग्मा है वो सब कुछ है उसको कम करना चाहिए और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना चाहिए। फिर मैनेजमेंट में जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, अगेन वही थेरेपीज उनको देनी चाहिए टू इंप्रूव आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, लैंग्वेज स्किल्स। फिर मेडिकल इंटरवेंशंस है, जैसे कंडीशंस, सर्जरी फॉर कंडीशंस लाइक क्लेफ्ट पैलेट, मेडिकेशन फॉर अंडरलाइन इशूज लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो ये सब चीज़ें। फिर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, वही अगेन जो बताया था, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। फिर एजुकेशन सपोर्ट, उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए ताकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंप्रूव हो सके। फिर यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स, जैसे टीचिंग साइन लैंग्वेज, उनको साइन लैंग्वेज सिखानी चाहिए, तो ये सब है। फिर कम्युनिकेशन कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। फिर ये अब नेक्स्ट है हमारा डेफ, ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़, तो इसमें डेफ और ब्लाइंडनेस के बारे में बताया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो है कि सुनाई भी नहीं देता है और दिखाई भी नहीं देता, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज डिसेबिलिटीज। सो इट्स अ कंडीशन इन्वॉल्विंग सिमल्टेनियस लॉस ऑफ हियरिंग एंड विजन रिजल्टिंग इन सीवियर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल चैलेंजेस। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी कम्युनिकेशन, उनकी जो डेवलपमेंटल एजुकेशनल नीड्स है उसको बहुत ही बुरी तरीके से ये इफेक्ट करता है। इट डज नॉट नेसेसरली मीन टोटल डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस, द डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट कैन वेरी। उन्होंने बोला है यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही लाइक बहुत ही सीवियर ब्लाइंडनेस या फिर हियरिंग इंपेयरमेंट होगा, बट कुछ हद तक, ठीक है। उन दोनों में लाइक कमियां हैं, सुनने में और देखने में। फिर इसमें कॉजेज बताए गए हैं, कॉन्जेनाइटल कॉजेज, अगेन वही जेनेटिक कंडीशंस हो गए, जैसे स्मिथ सिंड्रोम का नाम दे रखा है, विशेल सिंड्रोम। फिर प्रीनेटल इन्फेक्शन जैसे रुबेला, साइटोमेगालोसिस, साइटोमेगलोवायरस। फिर प्रीमेच्योर बर्थ और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। और एक्वायर्ड कॉजेज कैसे, जैसे एड्स रिलेटेड, फिर इलनेस लाइक मेनिंगस, फिर ट्रॉमेटिक इंजरीज, ये सब। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगेन वही प्रीनेटल केयर यानी बर्थ के टाइम पे मदर को ध्यान रखना चाहिए अपना, और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए।
फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज डेफिनेशन, जब दो या दो से ज़्यादा लाइक डिसेबिलिटीज होती है, इम्पेयरमेंट होती है, तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज बोलते हैं। जैसे मैं बोला कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी दोनों साथ में हैं, तो इट्स लेड टू द कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल एंड फंक्शनल नीड्स। इसके कॉजेज हो सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रीनेटल फैक्टर्स, पेरीनेटल फैक्टर्स, पोस्टनेटल फैक्टर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, रिच सिंड्रोम हो गया। प्रीनेटल फैक्टर्स यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे इन्फेक्शन हो गए, सब्सटेंस अब्यूज हो गया या मालन्यूट्रिशन हो गया, तो उसके चलते ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर पेरीनेटल फैक्टर्स आर बर्थ इंजरीज, यानी कि जिस टाइम पे बर्थ हो रहा है उस टाइम पे कोई इंजरी हो गई या ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है बच्चे को, तो वो सब। पोस्टनेटल यानी कि बर्थ के बाद जैसे एक्सीडेंट्स हो गए या फिर इन्फेक्शन हो गए, क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि एपिलेप्सी, so this can also cause the multiple disabilities. इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वही अगेन सेम चीज, मैटरनल हेल्थ केयर, अर्ली इंटरवेंशंस फॉर एट रिस्क इन्फेंट्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस क्या है इसकी, डेफ ब्लाइंडनेस के लिए जैसे कम्युनिकेशन सपोर्ट है, टेक्टाइल साइन लैंग्वेज होनी चाहिए, ब्रेल होना चाहिए, कम्युनिकेशन बोर्ड्स होने चाहिए जिसमें दोनों लिसनिंग वाले और रिटन वाले होने चाहिए। फिर स्पेशलाइज्ड करिकुलम होना चाहिए विच फोकसेस ऑन लाइफ स्किल्स, मोबिलिटी ट्रेनिंग, सेंसरी डेवलपमेंट, ये सब। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे डिवाइसेस लाइक स्क्रीन रीडर्स, रिफ्रेशेबल ब्रेन डिस्प्लेज, हियरिंग एड्स, ये सब। मल्टीपल डिसेबिलिटीज में जैसे बोला है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स होने चाहिए, यानी कि जो भी स्पेसिफिक नीड है बच्चे के उसके अकॉर्डिंग उनके प्लान्स बनने चाहिए। कोलैबोरेटिव टीचिंग, यानी कि तीनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर का, थेरेपिस्ट का, काउंसलर्स का। फिर एडेप्टिव लर्निंग टूल्स, मॉडिफाइड क्लासरूम्स, एनवायरमेंट्स, एक्सेसिबल रिसोर्सेज। तो ये सब हमारा उसमें फिर मैनेजमेंट में वही पॉइंट्स है। डेफ ब्लाइंडनेस में रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग इन मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, फिर असिस्टिव डिवाइसेस, कोक्लियर इम्प्लांट्स, ब्रेल डिवाइसेस, टेक्टाइल कम्युनिकेशन नीड्स, पेरेंटल सपोर्ट, गाइडेंस ऑन फोस्टरिंग कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन एट होम। फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज में थेरेपीज होनी चाहिए, मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए, कम्युनिटी इंटीग्रेशन। सो यू कैन रीड ऑल दीस पॉइंट्स ऑन योर ओन। सो यहाँ पे हमारा ये यूनिट 2 खत्म होता है। सो ये वही है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स इफ यू वांट, और कोशिश करो कि आप साथ साथ घर पे इसके नोट्स बनाते चलें और खुद पढ़ते चलें। कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं नेक्स्ट इसका पार्ट शो करूँगी। हाय एवरीवन, सो अभी मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स जो थे वो शो करे थे। अब ये बुक के नोट्स हैं, आप इन्हें घर पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में बताया, इसमें पोलियोमाइलिटिस, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन 3 के बारे में बताया हुआ है। सो अगर कोई भी डाउट होगा इन टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, ये सब कुछ यू कैन सी, टाइप्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है। सो आप इसको वन वर्ड उसमें वे में पढ़ लेना, वरना जो मेन चीज़ थी जो मुझे लग रही थी वो मैंने नोट्स में इंक्लूड करी हुई है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हमने जो यूनिट 1 जब कवर करी थी मैंने आपको ये इमेज के साथ बताया था। ये बस आगे इनको और डिटेल में बताया गया है। सो आप इसको रीड कर लेना। इसमें विजुअल इंपेयरमेंट में जो आगे कंडीशंस बताएंगी उनको आप याद कर लेना। जैसे ब्लाइंडनेस की कंडीशन इसमें नीचे दे रखी है, टोटल एब्सेंस होता है, विजुअल एक्टिविटी होती है 6/60, 20/200, ये मैंने जब नोट्स पढ़ाई थी तब भी बताया था। और ये लो विजन के क्राइटेरियाज हैं, मैंने पेंसिल से इधर साइड में भी लिखे थे, इफ़ यू वांट हेल्प यू कैन टेक इट। फिर ये नॉर्मल विजन के बारे में बताया, मॉडरेट का बताया, सीवियर लो बताया, प्रोफाउंड नियर टोटल ब्लाइंडनेस। तो ये चीज़ें आप याद कर लेना। ये फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग है कि मतलब आउटर ईयर में कैसे साउंड ट्रांसमिट होता है, मिडिल ईयर तक कैसे जाता है, फिर थ्रू इनर ईयर, ये सब मैं इनको डिटेल्स में नहीं पढ़ा रही, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। ये चीज़ें आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगी, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इनको खुद घर पे जाके नेट से कहीं से भी अच्छे से क्लियरली पढ़ लेना। कोई स्पेसिफिक कोई एक चीज़ पढ़नी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। सो दिस इज स्पीच डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, वॉइस अभी भी पढ़ाया था ये नोट्स में। लैंग्वेज डिसऑर्डर जैसे रिसेप्टिव हो गए, एक्सप्रेसिव हो गए, चाइल्डहुड एप्रेक्सी ऑफ स्पीच, ये अलग अलग नाम दे रखे हैं इनके, रिसेप्टिव डिसऑर्डर्स। सो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। डेफ ब्लाइंडनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, डेफिनेशन ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, इसको जूम कर देती हूँ फिर इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज अगेन, एंड दिस इज लास्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। यहाँ पर यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ऐसे ही लाइक सारी यूनिट्स करवाऊंगी, बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जब मैं टॉपिक वाइज उसको करवा रही थी तो मैं लाइक हफ्ते में एक बार वीडियोस पोस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से आई मीन काफ़ी टाइम बीच में ऐसे चला जाता था, तो वो फ्लो टूट जाता था। अब मैंने सोचा कि मैं एक ही बारी में एक एक यूनिट कवर करवा दूंगी। आप उस वीडियो को बार बार देख लेना, मतलब जो भी डाउट्स वगैरह मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनको सॉल्व कर दूँगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड टेक केयर, बाय।